चलो, क्या मुश्किल लगा था ये बताओ। क्या मुश्किल लग रहा है? आज खुल के हम लोग बात करते हैं। ऐसे भी वीकेंड है, छुट्टी जैसा माहौल है। आज मेरे पास वैसे लैपटॉप नहीं है। तो तुम दोनों को यहीं पे बुलाते हैं। सर लेकिन मेरा लैपटॉप बहुत ही प्रॉब्लम कर रहा है। कल के बाद तो आओ, मतलब ऑटोमेटिक पासवर्ड एंट्री हो रहा है। मैं तो कुछ कर भी नहीं रही हूँ। हाँ। खुल ही नहीं रहा, ना कर्सर काम कर रहा, ना कुछ। कैसे कैसे बंद किए, फिर खोला तो फिर वही चीज़ काम। तो कहाँ उसको भर्ती करवाई? क्या? कहीं एडमिट करवाई है उसको? हाँ। ग्यारह बजे ठीक हो जाता सर। 11 बजे लाने पर सब लैपटॉप ठीक हो जाता बताओ क्या दिक्कत क्या आ रही है? जब हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग, तो इसमें क्या डाउट आ रहा है बताओ। सी प्रोग्रामिंग में सबसे पहला चीज़ क्या था कि हमें एक सी का कोई भी प्रोग्राम लिखना होता है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। या सबसे पहला तो क्वेरी यही आता है कि सी का प्रोग्राम कहाँ लिखें, यही ना। सबसे पहला दिमाग में जो सवाल आएगा आपका, वो क्या आ सकता है? वेयर टू राइट अ सी प्रोग्राम। इसका क्या जवाब होगा बताओ? सी का प्रोग्राम हम कहाँ लिखें? इतना सोचने का टाइम नहीं है, बोलो जल्दी। सी का प्रोग्राम कहाँ लिखेंगे? हैं? या तो किसी आईडी में। आईडी का उदाहरण क्या है? टर्बो सी प्लस प्लस या VS कोड, इस तरह के। या फिर कहाँ यूज कर लिख सकते हैं? नोट पैड में। तो पहले ही क्वेश्चन का जवाब नहीं पता, तब तो सही में भारी लगबे करेगा। सी का प्रोग्राम कहाँ लिखेंगे? या तो किसी आईडी में। आईडी क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम प्रोग्राम लिख भी सकते हैं, कंपाइल भी कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं, डिबग भी कर सकते हैं। तो या तो हम सी का प्रोग्राम कहाँ लिखेंगे? आईडी में, जैसे कि टर्बो सी या VS कोड। या कहाँ लिख सकते हैं? नोट पैड में। याद हुआ ये बात? समझ में आया? पक्का? अच्छा, तब दूसरा सवाल मेरे मन में ये आता है कि सी का प्रोग्राम जब हम लिखेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। अगर सी में कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उस प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा? मतलब कम से कम कितना लाइन लिखना पड़ेगा? कम से कम याद है क्या लिखना पड़ेगा? वॉइड, और वॉइड मेन के बाद और यहाँ पे क्या? यहाँ पे आपको जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है, जो वेरिएबल डिक्लेयर करना है वो आप यहाँ पे लिखिएगा, यही ना। और वेरिएबल डिक्लेयर वाले के बाद क्या लिखिएगा आप? ये किसके लिए? अच्छा, और इसके बाद जो भी आपको स्टेटमेंट लिखना है, अब वो स्टेटमेंट क्या हो सकता है? वो स्टेटमेंट हो सकता है आउटपुट स्टेटमेंट। आउटपुट स्टेटमेंट है ना। उसके अलावा क्या हो सकता है? इनपुट स्टेटमेंट हो सकता है। फिर क्या हो सकता है? प्रोसेसिंग स्टेटमेंट हो सकता है। प्रोसेसिंग करना होगा वो हो सकता है। उसके अलावा और क्या हो सकता है? फिर आउटपुट होगा जब प्रोसेस हुआ है तो स्टेटमेंट होगा। और उसके बाद क्या होगा? स्क्रीन को रोके वाला तो क्या लगाएंगे? गेट
चलिए यही ना। और इसके ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? वर्ड मेन के पहले भी कुछ लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? यहाँ पे लिखना होता है हैश इंक्लूड और यहाँ पे हेडर फाइल का नाम, क्योंकि मैक्सिमम जो हम लोग फंक्शन यूज करते हैं वो दो कॉमन हेडर फाइल में लिखा हुआ रहता है। कौन कौन सा? पहला हेडर फाइल कौन है? stdio.h। और दूसरा हेडर फाइल कौन सा होता है? हैश इंक्लूड conio.h। तो अगर कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसमें कम से कम ये दो बेसिक है। ये वाली लाइन क्या करता है? ये वाली लाइन किसके लिए होता है? हाँ, टू इंक्लूड। चलो उतना अंग्रेजियों नहीं लिखते, हिंदी में लिखते हैं। stdio.h हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए, ताकि, है ना, इसके अंदर जो भी क्या बना हुआ है, जो भी फंक्शन बना है उसे प्रोग्राम में कॉल कर सकें। नहीं, अब stdio.h के अंदर का कौन सा वो बेसिक फंक्शन होता है जो हर प्रोग्राम में लिखना ही लिखना है? याद है आप लोगों को? stdio.h हेडर फाइल के अंदर कौन सा बेसिक फंक्शन है जो हर प्रोग्राम में आपको लिखना ही पड़ता है? याद है? printf। क्या नाम है? printf। अगर printf भी नहीं याद रखिएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? तो सबसे बेसिक फंक्शन है जो आउटपुट फंक्शन कहलाता है, किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए यूज होता है, वो क्या है? printf, printf। अब printf फंक्शन किस हेडर फाइल में लिखा गया है? stdio.h। क्या? अब उसके बाद दूसरा लाइन क्यों लिखा गया है बता सकते हो? क्या लिखेंगे यहाँ पे? conio.h हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए, ताकि इसके अंदर जो भी फंक्शन बना है उसे प्रोग्राम में कॉल कर सके। अब एक उदाहरण दो तो, कौन सा फंक्शन है जो conio.h के अंदर बना है और scr, है ना? तो बढ़िया, समझ में तो आ ही गया। तो फिर क्या ना समझ में आ रहा है? अच्छा, ये वाली लाइन जो लिखा गया, ये क्यों लिखा गया है? ये वाली जो लाइन लिखा गया है, ये क्यों लिखा गया है? इसका क्या पर्पस है? क्या बोलेंगे? ये लाइन क्यों लिखा गया है? तो क्या बोलेंगे? ये मेन फंक्शन को कॉल किया गया है। क्या किया गया है? टू कॉल द मेन फंक्शन दैट विल मेन फंक्शन, अंग्रेजी को साइड करो, हिंदी में लिखा है। मेन फंक्शन को कॉल किया गया है ताकि ये बाकी के सारे फंक्शन को कॉल कर सके, है ना? तो जितना भी, जैसे कि यहाँ पे क्लियर को, गेट ch को कॉल कौन करेगा? मेन करेगा, मेन कॉल करेगा, इसलिए मेन को पहले बुलाए। अब जैसे किसी ऑफिस में मैनेजर को बिठा दिए तो बाकी एम्प्लॉय को मैनेज कर लेगा ना, तो मैनेजर को पहले अपॉइंट करेंगे तो बाकी एम्प्लॉय को अपॉइंट करेंगे। void तो डेटा रिटर्न ना करे इसके लिए। हाँ, void तो इसलिए है ताकि मेन फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करने वाला है, इसलिए। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पर उन वेरिएबल को डिक्लेयर
किया जाता है जिसे या जिसमें हमें वैल्यू कोई वैल्यू रखना पड़ता है। नहीं, उसको किस में रखेंगे? अब वो वेरिएबल के रूप में डिक्लेयर करेंगे। अब उदाहरण के तौर पे मान लो मैं अगर बात करूं उदाहरण के तौर पे, तो क्या हो सकता है पता है? जैसे हमने कहीं लिखा है इंट नम, तो इंट नम, तो यहाँ इंट क्या है? इंट क्या है? डेटा टाइप। और नम क्या है? वेरिएबल है। तो किसी भी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा? याद हुआ? फिर से पूछो खुद से कि किसी भी प्रोग्राम का अगर बेसिक सी लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो उसका बेसिक क्या स्ट्रक्चर होगा? सबसे पहले 2 हेडर फाइल को इंक्लूड करोगे, यही ना? उसके बाद क्या? मेन को कॉल करोगे। उसके बाद मेन का क्या स्टार्ट होगा? ब्लॉक। मेन का क्या स्टार्ट होगा? ब्लॉक। अब मेन के ब्लॉक में क्या क्या बातें लिखनी होंगी? सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना, सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना। उसके बाद स्क्रीन को क्लियर करना। उसके बाद जो बातें स्क्रीन पे लिखनी है, जो बात स्क्रीन पे लिख के पूछना है किसी से, जैसे बोलते हैं एंटर योर नेम, एंटर फर्स्ट नंबर, तो क्या कर रहे हैं? स्क्रीन पे कुछ स्टेटमेंट प्रिंटेड करवा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे उसको? आउटपुट स्टेटमेंट। अब जब लिखे हैं इंटर योर नेम, तो नेम इनपुट करने वाला भी तो लाइन लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? फिर इनपुट स्टेटमेंट। फिर क्या है? अगर मान लो कि किसी से हम बोले कि इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर, अब 2 नंबर डाल दिया, अब दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने वाला जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो क्या होगा? प्रोसेसिंग। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो मान लो कि हम लिखे हैं कहीं पे इंट ए कॉमा बी, तो क्या बोलेंगे? या इंट ए ऐसे, या इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, तो क्या बोलेंगे? ये 3 क्या हो गया? ये 3 वेरिएबल हो गया। 3 क्या हो गया? ये वेरिएबल हो गया है ना? और ये जो लिखे हैं वो किसके लिए लिखा गया है? स्क्रीन को साफ करने के लिए, कह सकते हैं ना? और यहाँ हम क्या लिखेंगे कि हमें मान लो पूछना है कि पहला नंबर बार डालिए आप, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रिंट एफ। क्या लिखेंगे? प्रिंट एफ। और यहाँ डबल कोट्स में क्या लिख देंगे? इंटर फर्स्ट नंबर, ऐसा बोल दिए इसको, राइट? तो ये जो बात बोले हम, है ना? तो ये बात हम यहाँ से लिख देते हैं, नहीं? आउटपुट स्टेटमेंट हो गया। और इसके बाद ये क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? बताओ, इस वाले में क्या लिखेंगे? ये किसके लिए लिख रहे हैं हम लोग? यहाँ हम लेंगे स्कैन एफ, ही ना लिखेंगे? और स्कैन एफ में क्या लिखना पड़ता है? याद करो तो जरा। 2 बात ना। पहला बात क्या लिखते हैं स्कैन एफ में? पहला बात लिखते हैं कि किस तरह का वैल्यू इनपुट लेना है, किस तरह का। अगर मान लो इंटीजर वैल्यू लिए हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये तीनों वेरिएबल किस टाइप का? इंटीजर। तो किस तरह का वैल्यू इनपुट लेंगे? अब मान लो नॉर्मल पीला वाला जो बॉटल है, ये बॉटल है, जाके चाय वाला को बोलेंगे कि पूरा गर्म चाय करके डाल दो ना, तो ये बोतलवा क्या होगा? इसका पूरा आकार बदल जाएगा। तो नहीं ऐसा करेंगे, पानी नहीं इसमें भरेंगे, क्योंकि उसको संभाल सकता है। तो अगर हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, तो यहाँ वैल्यू किस टाइप का रखेंगे? आई बताने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे?
परसेंट डी। तो इसको क्या कहते हैं? इसको एक नाम दिया गया है। क्या नाम है इसका? फॉर्मेट स्पेसिफायर। क्या नाम है इसका? फॉर्मेट स्पेसिफायर। परसेंट डी को क्या बोलेंगे? अच्छा, मान लो कि यहाँ पे फिर तो लोग गपी आ रही है तो भूल जाएगी। फिर यहाँ पे अगर हम क्या लिखे हुए हैं? फ्लोट। क्या लिखे हुए हैं? अब जब फ्लोट लिखे हैं बच्चा, तब यहाँ परसेंट डी लिखना उचित रहेगा? तो क्या लिखना सही रहेगा? परसेंट एफ लिखना सही रहेगा। समझ में आया कुछ? अब अगर मान लो यहाँ डी लिखे हैं तो कहाँ सुधारना पड़ेगा? यहाँ पे आके क्या लिखना होगा? तो ये समझ में आया बात? स्कैनएफ फंक्शन के अंदर पहले ये बताओ कि किस तरह का वैल्यू चाहिए आपको, किस तरह का वैल्यू गेट करना है। अब बताइए कि वैल्यू गेट कहाँ करना है, उसका एड्रेस बताइए। तो वैल्यू ए में गेट करना है, तो ए का एड्रेस बताने के लिए कि पहले क्या लगाएंगे? %, या एंड बोलते हैं। तो कहाँ है? सब तो बता ही दे रही हो तू लोग फटफट। तो कहाँ भारी लग रहा है? तो एकदम हल्का है। हाँ, वहाँ पे लग रहा है, मतलब टर्बो सी में जो सर बोलते हैं ना लिखने के लिए, कैसे क्या लिखने के लिए, वहाँ पे ना, वहाँ पे लग रहा है इसको भारी। अच्छा उसको लग रहा है ना, तुमको नहीं ना? नहीं, हमको भी लग रहा है। अच्छा ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या है? प्रोसेसिंग स्टेटमेंट। नहीं तो प्रोसेसिंग स्टेटमेंट में क्या हुआ? मान लो दुइये को नंबर लेते हैं, हटाओ, तो बी ले लेते हैं। अब प्रोसेसिंग में क्या डालेंगे? मान लो कि हम लिखें यहाँ पे b = a गुना a गुना, तो a क्या हुआ? अभी प्रोसेसिंग ना हुआ जी। a को a से मल्टीप्लाई किया है तो क्या किया? प्रोसेस किया है। अब प्रोसेस करके जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट कहाँ रख लिया है? b के अंदर। कहाँ रख लिया है? तो ये प्रोसेसिंग वाला लाइन था। अब हमको b के अंदर जब a को a से मल्टीप्लाई किए, मतलब a का स्क्वायर रखे हैं, तो उसको क्या करेंगे? दिखाएंगे ना यूजर को। तो दिखाने के लिए फिर क्या लिखेंगे हम? प्रिंटफ। जब कुछ दिखाना है तो आउटपुट स्टेटमेंट, जब दिखाना है तो आउटपुट स्टेटमेंट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिखेंगे यहाँ पे %d, और या हम यहाँ पहले एक मैसेज बना देते हैं, नहीं तो इसे पता क्या चलेगा कि है क्या ये? स्क्वायर ऑफ %d इज %d। तो ये जो पहला %d है इसके जगह पे नंबर आना चाहिए, जो नंबर बाय यूजर डाला है। तो नंबर जो यूजर डाला है वो नंबर कौन सा था? नंबर जो यूजर डाला है वो नंबर कौन सा था? ए था। और जो रिजल्ट आया वो क्या है? बी है, तो बी डालेंगे। अब बताओ, ये आउटपुट के लिए हो गया। तो कोई भी प्रोग्राम आप लिखोगे उसमें कम से कम इतने लाइंस तो आपको लिखने ही लिखने हैं। और ये वाली लाइन किसके लिए है? ये लाइन है, हाँ, किसके लिए? टू गेट स्क्रीन को तब तक रोकने के लिए जब तक यूजर कोई बटन न दबा, है ना, तब तक स्क्रीन रुका रहेगा। तो बताओ कि कहाँ मुश्किल लग रहा है? सर यही चीज सर आप टर्बो सी पे लिखवा दीजिए। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मान लो टर्बो सी पे करना है, तो टर्बो सी हम यहाँ से क्या कर लेते हैं? ओपन कर लेते हैं। कहाँ गया टर्बो सी? ये रहा। अब मान लो हमें यही काम करना है। सबसे पहला काम क्या बताए थे? सबसे पहला काम क्या था? फिर से रिकॉल करो। सबसे पहला काम क्या बताए थे?
हाँ, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना, तो क्या लिखेंगे? हैश इंक्लूड। अब मान लो इंक्लूड का स्पेलिंग है हम बार बार भूल जा रहे हैं, तब तो भारी नहीं महाभारी लगेगा। इसको भारी नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं ध्यान नहीं। अब जैसे मान लो हम इंक्लूड का स्पेलिंग देखो इतना भयानक लिख दिए, ये रन करेगा? नहीं। अब देखो तो अब काम करेगा। अब हैश इंक्लूड और उसके बाद क्या लिखेंगे? stdio.h। अच्छा, ये काहे लिखे हैं stdio.h? काहे लिखे? क्योंकि प्रिंटफ तो यूज करना ही पड़ेगा हर प्रोग्राम में, क्योंकि प्रिंटफ के द्वारा ही किसी भी रिजल्ट को, किसी भी स्टेटमेंट को स्क्रीन पे प्रिंट करते हैं। अब प्रिंटफ फंक्शन किस हेडर फाइल में लिखा गया है, तो इसको इंक्लूड करना जरूरी है कि नहीं? बहुत जरूरी है। आगे बढ़े तो दूसरा कौन सा हेडर फाइल है? हैश इंक्लूड क्या बोलेंगे? कॉनियो डॉट। अच्छा, इसको काहे इंक्लूड किए? इसी में गेट ch और clr scr जैसे फंक्शन लिखे हुए हैं। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना? वॉइड मेन। काहे लिख रहे हैं? ताकि मेन फंक्शन को बुलाएंगे, ताकि बाकी को ये खुद बुला लेगा। अब जैसे नहीं होता है, मान लो कि तुम्हारे पड़ोस के वो कोई मुखिया है, पूरे औरत गिरोह का हेड है ना, जहाँ जिनके पास पूरा पंचायत लगता है, और तुम्हारे यहाँ अगर कोई फंक्शन है उनको तुम बुला लो, बाकी को खुद बुला लेगी। नहीं होता है ऐसा? क्या नहीं होता है प्रिया? बिल्कुल होता है। लीडर को टारगेट कर लो, बाकी लोग तो खुद ही चले आएंगे। तो हम लोग मेन को टारगेट कर लिया, मेन बाकी को कॉल करेगा। अब पहला काम क्या करना है? मान लो हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो क्या लिखेंगे? इंट और उसके बाद वेरिएबल का नाम। तो क्या सोचे थे? ये कॉमा बी। हम हूबहू वही लिख रहे हैं, ए कॉमा बी। अब उसके बाद क्या बोले थे? स्क्रीन को क्लियर स्क्रीन। और उसके बाद क्या था? अब कोई आउटपुट स्टेटमेंट, मतलब यूजर से पूछना है, तो आउटपुट स्टेटमेंट के लिए कौन सा फंक्शन लिखेंगे? अब मान लो कि ये सही लिख रहे हैं, खाली देखना हमको। इंटर अ नंबर, देखो तो सही लिखे हैं हम लोग। तनु काहे क्या गलती कर दी है हम बताओ? किसको? इसको देखो तो अब ठीक है। ये गुलाबी रंग का दिख रहा है? नहीं ना, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है। अच्छा, अब सही है? क्या है? एक तरफ डबल है और एक तरफ अब सही है। अब तो ठीक है, आगे बढ़े। नहीं सर, लाइन एंड का क्या गलती है पता? कहाँ पे? ब्रैकेट हाँ, तुम लोग आज साबित कर दी कि बुराई सिर्फ दूसरों का ही दिखता है, गलती सिर्फ दूसरों का ही दिखता है। देखो, अब जब हम पूछ रहे हैं तो ये लोग गलती कितना पकड़ रही है एकदम फटाफट, और वही खुद करना होता है तो गलती। सही बोल रही है। सर आप भी तो हम लोग गलती देखते हैं। तो हम कहाँ बोल रहे हैं कि इसमें से तुम ही लोग, हम तो सभी के लिए कॉमन बात बोल रहे हैं कि गलती किसकी दिखती है? दूसरों की। अब मुझे इनपुट लेना है, तो इनपुट लेने के लिए फिर इनपुट स्टेटमेंट लिखेंगे। तो इनपुट स्टेटमेंट क्या लिखना पड़ता है, याद है? क्या लिखेंगे? स्कैनएफ। स्कैनएफ के बाद क्या लिखेंगे? पहले तो स्कैनएफ फंक्शन है तो ये लगा ले, और सेमीकोलन है। यहाँ जो भी हम पास करते हैं उसको क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं? और स्कैनएफ में कई गो आर्गुमेंट? अच्छा, ये बताओ कि प्रिंटएफ में कई गो आर्गुमेंट है? एगो। अगर मान लो यहाँ पे एक गो, अब अगर बोलेंगे अब कई गो आर्गुमेंट है इसमें? अब 2 गो। अच्छा, अब कई गो आर्गुमेंट है इसमें? 3 गो। तो अभी मैं पूछूं कि इसमें कई गो आर्गुमेंट है प्रिंटएफ में? एगो।
स्कैनएफ में कम से कम कितना आर्गुमेंट डालना होता है? 2 आर्गुमेंट। तो कॉमा से ऐसे सेपरेट कर लें। तो पहला आर्गुमेंट के तौर पे क्या लिखते हैं? फर्स्ट आर्गुमेंट के तौर पे क्या लिखते हैं? ना, ये बताते हैं कि किस तरह का वैल्यू लेना है, मतलब फॉर्मेट स्पेसिफायर, मतलब हम वेरिएबल का डेटा टाइप बताएंगे यहाँ पे यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? %d काहे लिखे हैं? क्योंकि हमें a में वैल्यू रखना है और a का टाइप क्या है? इंट है। अब मुझे क्या बताना होगा? a का एड्रेस। किसका? a का एड्रेस। तो अगर खाली a लिखते हैं तो इसका मतलब हो गया a का वैल्यू। अगर सिर्फ a लिखे मतलब a का वैल्यू। अगर हमें बताना है कि a का एड्रेस में रखना है तो क्या लिखना पड़ेगा इसके पहले? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बोलते हैं इसको, या एम्परसेंड बोलते हैं। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर या एम्परसेंड बोलते हैं। अब ये तो हो गया इनपुट लेने वाला काम। अब क्या बाकी रहा? ये था आउटपुट स्टेटमेंट। ये क्या है? इनपुट स्टेटमेंट। ये वाला क्या है? अब हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे b इक्वल टू a इंटू a इंटू a। ये किसके लिए लिखा गया? प्रोसेसिंग के लिए। अब हमें इसी को प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए क्या लिखेंगे? आउटपुट स्टेटमेंट। तो क्या लिखें आउटपुट स्टेटमेंट के लिए? प्रिंटफ। और आउटपुट स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या लिखना था मुझे? स्क्वायर ऑफ %d इज %d। अब पहले वाले %d के जगह वैल्यू किसका आएगा? a का, और दूसरे वाले के जगह b का। अब स्क्रीन को हमें आगे कोई काम इससे करवाना है अभी नहीं, तो हम चाहेंगे कि रिजल्ट रुका रहे जब तक कोई बटन न दबा दें। तो क्या लगाएंगे? अब आओ तुम लोग के खाली कंफ्यूजन दूर करने के लिए वही बतवाने यहाँ भी लिखल है। आओ साइड बाय साइड मिला के देखो। आधे स्क्रीन में हम इसको रखते हैं, आधे स्क्रीन में देखो यही बात ना लिखे हैं जी। #include stdio.h, फिर #include conio.h, conio.h हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए, फिर void main, फिर कर्ली ब्रैकेट। देखो मैच हो रहा है सब। फिर क्लियर वेरिएबल डिक्लेयर किए थे या अभी? यहाँ देखते जाना। फिर क्लियर स्क्रीन, तो क्लियर स्क्रीन। फिर प्रिंट किए थे, पहला नंबर पूछे थे स्कैनएफ, तो यहाँ भी वही किए, इनपुट लिए। फिर प्रोसेसिंग वाला लाइन, फिर आउटपुट वाला लाइन, फिर गेट ch इनपुट वाला लाइन। अगर गेट ch को पूछें कि क्या है तो क्या बोलोगे? ये भी इनपुट स्टेटमेंट है। ये क्या है? ये वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। जो भी लिख रहे हैं वो सब क्या है? सबको स्टेटमेंट बोलेंगे एक लाठी से। हाँ, सुने हो ना कि सबको एक लाठी से हाँक दिया। तो ये क्या है? स्टेटमेंट है। और ये क्या है? ये हमारा एक फंक्शन कॉल है। क्या है? एक फंक्शन हमने कॉल किया है। और ये क्या है? ये भी हमने क्या किया है? ये हमने एक फंक्शन किया है, इसको हम क्या बोलेंगे? आउटपुट स्टेटमेंट। और ये किसके लिए है? क्या बोलेंगे? इनपुट स्टेटमेंट। और ये किसके लिए है? प्रोसेसिंग के लिए है, प्रोसेसिंग स्टेटमेंट। और ये फिर वापस किसके लिए है? आउट स्टेटमेंट। और ये फिर किसके लिए है? ये वापस किसके लिए है? इनपुट स्टेटमेंट है। हाँ, ये वैल्यू गेट न कर रहा है तो क्या है? ये इनपुट स्टेटमेंट है। तो क्या मसला है? अब क्या समझने में दिक्कत हो रही है आपको? अगर बेसिक एक स्ट्रक्चर याद है तो कुछ है जी कोड लिखना, एकदम आसान है। मतलब जितना एक पिज्जा खाने में मुश्किल होता है उससे कम तो आसान है एक प्रोग्राम को लिखना। नहीं, पिज्जा खाने में टाइम ज़्यादा लगेगा ना, और प्रोग्राम लिखने में कितना लग रहा है? 2 मिनट भी नहीं। 2 मिनट में पूरा एक पिज्जा नहीं ना खा सकता है कोई। खा लेगा? नहीं, मुश्किल है। तो आसान क्या हुआ? प्रोग्राम को लिखना।
कोई खाने वाला ज़्यादा रहेगा तो बोलेगा क्या बोल रहे हैं ऐसा, मेरे लिए तो खाना ही इजी है। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब इस प्रोग्राम का आउटपुट देखा जाए, समझ में आया इस बार ही बताओ? पक्का याद हुआ? अब बाकी तो बस थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक सुधार लेंगे तो काम हो जाएगा। अब रन करके देखें कैसे रन होता है, बताओ, हमको नहीं याद है। ऑल्ट के साथ आर और उसके बाद इंटर। वाह, अब ये जो कह रही थी तनु कि ये जो आ रहा है ना काला वाला स्क्रीन, यहाँ भारी लगता है, नहीं ये भारी लगता है नहीं ना? यही के बारे में नहीं जो लिखे अभी अच्छा वो भाई अब यहाँ क्या डालें, नंबर डालें? हाँ, तो मान लो 42 डाल रहे हैं तो क्या आया? स्क्वायर ऑफ 42 इज 1764। अच्छा दोबारा रन करना है तो ऑल्टर, और मान लो यहाँ मैं डाल रहा हूँ इस बार 75, तो क्या आएगा? स्क्वायर ऑफ आते हैं, स्क्वायर ऑफ 75 इज 5625। तो क्या मुश्किल है? आसान है। तो कहाँ भारी लगता है तुम लोग को? हमको एक बात समझ में नहीं आता, बताओ। अब हम लोग मेन के बाहर जो, अगर मान लो मेन के ब्लॉक में, मेन के बॉडी के अंदर जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, जैसे इंट ए, ये कौन सा वेरिएबल हुआ? लोकल वेरिएबल, बिकॉज इसका स्कोप कहाँ तक है? बियॉन्ड द मेन ब्लॉक, है ना? लेकिन हमने जो ऊपर बनाया है इसका स्कोप क्या होगा? थ्रू आउट द प्रोग्राम। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। नहीं तो कभी भी आपको हम बोलेंगे कि फलाना वेरिएबल को ग्लोबली डिक्लेयर करो, तब समझ जाओगे। हाँ, जैसे ही हम बोलेंगे कि फलाना वेरिएबल को ग्लोबली डिक्लेयर करो, तो उसको कहाँ डिक्लेयर करोगे? मेन के ऊपर। और जब लोकली डिक्लेयर करने को बोलेंगे तो मेन ब्लॉक के अंदर। पक्का? क्या बताया, एक बार रिपीट कर। डेटा टाइप एक कीवर्ड होता है जिसका यूज वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए किया जाता है। डेटा टाइप को वेरिएबल के पहले लिखा जाता है। डेटा टाइप को कहाँ लिखा जाएगा? के पहले। अब जैसे इसमें देखो, बी क्या है? वेरिएबल है, और इंट क्या है? डेटा टाइप है। पक्का? अच्छा, ए क्या है? और ये इंट क्या है? डेटा टाइप है। पक्का? अच्छा चलो, एक गुगली बॉल है, CLRSCR क्या है? CLRSCR क्या है? फंक्शन है। क्या है ये? फंक्शन है। CLRSCR क्या है? फंक्शन है। और हेडर फाइल जो बोल रही थी, तो ये stdio.h क्या है? ये ना हेडर फाइल है। ये हैश क्या है? प्री प्रोसेसर है। अब बताओ, भरी का चीज याद है इन लोग को? ये इंक्लूड क्या है? प्री प्रोसेसर कमांड है। और ये conio.h क्या है तन्नू? हाँ, तो प्रोसेसर को एकदम रेडी रखो, इतना लेट रेस्पॉन्ड। ये इंट क्या है? अब बी क्या है? और मेन क्या है? फंक्शन, जिसके नाम के आखिरी में लगा हुआ हो पेयर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट। जिसके नाम के आखिरी में क्या लगा हुआ है?
पेयर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट, तो क्या समझेंगे? फंक्शन है। इतना याद रहेगा? अच्छी बात है। तो ये बताओ हमें कि ये प्रिंटफ क्या है प्रिया? फंक्शन है। तो इतना डर के थोड़ी बताएगी। अच्छा चलो, ये स्कैनफ क्या है तनु? पक्का? अच्छा अल्पा, ये इक्वल टू क्या है? ऑपरेटर। क्या है ये? ऑपरेटर। अच्छा चलो, ये क्या है? ये भी ऑपरेटर है। पक्का? ओके। अब भारी वाला सवाल सबसे तेज लड़की से, ये बताएगी परसेंट डी क्या है। इसको एक खास नाम से जानते हैं। वेरी गुड, ये होना चाहिए इस तरह का। कंसंट्रेट करो, बहुत आसान है। हर एक चीज को तो हम इतनी दफा रिपीट करते हैं कि बकलोलवों को याद हो जाएगा। बस फोकस्ड होना चाहिए। नहीं लगता है कि कल से थोड़ा ज्यादा इम्प्रोवाइज हुआ है, आज से कल और ज्यादा होगा। बस कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। परसेंट डी क्या है? फॉर्मेट स्पेसिफायर। पक्का? ओके। अच्छा चलो, गेट सी एच क्या है? गेट सी एच क्या है? फंक्शन है। अब यहां तक क्लियर हुआ? अब एक सवाल मेरे मन में है कि क्या हम बिना डेटा टाइप लिखे हुए कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं? अब जैसे हम यहाँ पे बी लिख दिए, अब बताओ कि ये सही वेरिएबल डिक्लेरेशन है? नहीं। वेरिएबल जब डिक्लेयर कर रहे हैं देन आपको पहले क्या लिखना होगा? डेटा टाइप, तभी आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो डेटा टाइप का क्या इंपॉर्टेंस है? अब अगर कोई पूछ दे आपसे, बस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए कि अच्छा वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए वेरिएबल के नाम के पहले डेटा टाइप लिखना क्यों जरूरी है, तो क्या जवाब दीजिएगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अगर आपसे कोई पूछ दे कि वेरिएबल, इवन कि आप जब MySQL यूज कर रहे हो तो वहां भी जब आप फील्ड लिखते हो, फील्ड का नाम जैसे लिखते हो UID, उसके आगे लिखते हो varchar, लिखते हो कि नहीं लिखते हो? तो varchar क्यों लिखे हो? वो क्या है? varchar क्या है? डेटा टाइप है। तो अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप वेरिएबल बना रहे हो, वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, तो वेरिएबल के नाम के पहले डेटा टाइप क्यों लिखना जरूरी होता है? क्या जवाब हो? चलो नहीं दे पाओगे, लेकिन ध्यान से सुनना। जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल बनाने का हमारा इंटेंशन क्या होता है? मकसद क्या होता है? मकसद होता है कुछ वैल्यू को स्टोर करना, वैल्यू को कंटेन करना प्रोग्राम के अंदर। और जब हम वैल्यू को एक प्रोग्राम के अंदर स्टोर करना चाहते हैं, कंटेन करना चाहते हैं, तो उस वैल्यू का कुछ न कुछ क्या होगा? एक साइज होगा कि कम से कम इतना, अधिक से अधिक इतना, एक साइज होगा। फिर दूसरा, उस वैल्यू का कुछ न कुछ टाइप होगा कि उसका वैल्यू किस टाइप का होगा। वो दशमलव में होगा, इंटीजर में होगा, कैरेक्टर के रूप में होगा, या ट्रू फॉल्स के रूप में होगा। अलग अलग टाइप का क्या हो सकता है? वैल्यू हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर मान लो कि कुछ कोई हमें कंटेंट ही लेना होगा, तो पानी लेना होगा, तो जेब में तो नहीं रखेंगे, इसका टाइप नहीं है, बॉटल में रखना पड़ेगा। और रुपया पैसा है तो जेब में रख लेंगे। अगर कोई सिनेमा उनेमा है जो इसके लैपटॉप में हो लेना हो, तो न जेबे में आएगा न बॉटले में आएगा। उसके लिए अलग स्टोरेज चाहिए, अलग टाइप का। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब कि जब हम वैल्यू गेन करेंगे, वैल्यू गेट करना है हमको, तो हम वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं उसके लिए। अब जब वेरिएबल बना रहे हैं तो हमको ये भी तो बताना पड़ेगा कि उस वेरिएबल में मैक्सिमम कितना बड़ा वैल्यू रख सकते हैं और किस तरह का वैल्यू रख सकते हैं। तो किस तरह का वैल्यू रख सकते हैं और कितना बड़ा वैल्यू रख सकते हैं, ये दो बात कौन बताएगा? ये दो बात कंपाइलर को कौन बताएगा? ये बताएगा डेटा टाइप। समझ में आया? अब अगर मान लो आप कोई ऑफिस ज्वाइन करते हो, तो जो आपका रिपोर्टिंग मैनेजर है वो बाकी आपके टीम से इंट्रोड्यूस करवाएगा कि मिलिए गुलशन मिश्रा जी से, कल से आपके टीम के मेंबर रहेंगे, ये फलाना काम इनका ये है।
तो वो इंट्रोड्यूस करवाया ना, ऐसे कौन जानेगा। तो कहने का मतलब कि ये जो बी है वो कितना बड़ा वैल्यू रख सकता है और किस टाइप का वैल्यू रख सकता है, ये कौन बताएगा कंपाइलर को, ये बताएगा डेटा टाइप। तो अब कोई पूछे आपसे कि वेरिएबल जब हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो वेरिएबल के नाम के पहले डेटा टाइप क्यों लिखना जरूरी होता है, तो क्या बोलिएगा, क्योंकि कंपाइलर को ये बताना पड़ेगा कि जो वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं वो किस तरह का वैल्यू रख सकता है और कितना बड़ा वैल्यू रख सकता है। और ये दो बातें जो कीवर्ड बताएगा कंपाइलर को, उसी कीवर्ड को क्या बोलेंगे, डेटा टाइप बोलेंगे। पक्का समझ में आ गया। ठीक, कल फिर पूछेंगे हम, मंडे को पूछेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल ये बनता है कि डेटा टाइप कितने तरह का होता है, डेटा टाइप कितने तरह का होता है। तो क्या बोलेंगे, डेटा टाइप मुख्य रूप से दो तरह का होता है, एक जो पहले से बना होता है लैंग्वेज में और एक जो हम लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाते हैं। तो हम लोग जो बनाते हैं उसको बोलते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, और जो पहले से बना हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं, हाँ प्रिमिटिव डेटा टाइप। क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप, जो पहले से बना हुआ रहता है। तो आज के लिए सी लैंग्वेज में इतना ही रहने देते हैं, कुछ क्वेश्चन दे देते हैं और वो क्वेश्चन तुम पहले बना के लाओ, फिर आगे की बात करते हैं। कल बोले तो नेक्स्ट वर्किंग डे, ऑलवेज रिमेंबर, कल मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे।